हेलो एवरीवन, एक अनदर वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो भाई हम लोग इस वीडियो में एसएससी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं खासतौर पे फिजिक्स का, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्यूरीज जो है वो आते थे कि फिजिक्स का जो क्वेश्चन है उसमें बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था बच्चों को। तो इसलिए हमने क्या किया कि पिछले 25 साल में जितने भी एसएससी, चाहे वो सीएचएस हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो या सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो कितने पिछले 25 वर्षों का जितना भी क्वेश्चन है फिजिक्स का उसमें कवर करेंगे। तो ये सीरीज का पार्ट 2 है, ठीक है, ये पार्ट 2 है। ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक आपको पार्ट 1 का मिल जाएगा, वहाँ से पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले पार्ट में 2019 का जो सीपीओ है उसको कर चुके थे, ठीक है। हम लोग 2019 कवर कर रहे हैं। इसके पहले 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे सीपीओ हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सारा का हम लोग कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 से हम लोग कवर जो करने वाले हैं वो इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2019, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2019 एग्जाम डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भाई आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा कि भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो बिंदुओं विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो इसके बीच जो बल है उसके पूर्व मान से 1/4 कम हो जाएगी। यानी जब दूरी को दुगना करेंगे तो बल जो है वो 1/4 कम हो जाएगी। यह जो है कौन बताता है, कौन सा नियम बताता है? स्टीफन का नियम, कूलम्ब का नियम, हुक का नियम या पास्कल का नियम, ठीक है। तो कौन सा नियम बताता है? तो आपको पता है कि यह जो बताता है वो बताता है आपका कूलम्ब का नियम, ठीक है, कूलम्ब का नियम। अब बस इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, आपको बताते हैं, देख लो ध्यान से। देखो कूलम्ब के लिए जो लगने वाला, जो दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। आप इसका छोड़ दो, इसको ना बाद में डिस्कस कर लेंगे, इसको छोड़ दो। बस यहाँ पे देखो दूरी, डिस्टेंस नीचे है r², ठीक है। तो ये दुगना हो जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स प्रोपोर्शनल है। तो ये दुगना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर चार्ज दुगना करेंगे तो चार्ज जिस रेशियो में बढ़ाएंगे वही रेशियो में बल भी बढ़ेगा, लेकिन अगर दूरी बढ़ाएंगे तो इसका उल्टा होगा, बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को सिर्फ ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार। ये कौन से भाई साहब हैं, जो कौन से साइंटिस्ट है, कौन से वैज्ञानिक है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1932 में? किस लिए? तो न्यूट्रॉन की खोज करने के लिए। मैक्स प्लांक, J.S. फ्लेमिंग, जेम्स चैडविक या एनरिको फर्मी? तो इसका आंसर होगा जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक है जिन्हें भाई नोबेल पुरस्कार मिला था। किस लिए? तो उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। देखो एक अश्व शक्ति कितने बड़ा होता है? तो आपको पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक अश्व शक्ति होती है 746 वाट, ठीक है, 746 वाट होती है, ठीक है जी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक HP, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। हाँ जी, देखिए विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। क्या है जो कि और लंबा कर देता है? कौन सा विस्तार? गुरुत्वीय विस्तार, रासायनिक विस्तार, प्रवणता या चढ़ाव या उतार का विस्तार या तापीय विस्तार? देखिए जो एफिल टावर है वो पूरी तरह से एक मेटल का बना होता है, और आप जानते हैं कि मेटल को जब आप हीट मिलेगा तो क्या होगा, फैलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा प्रसार कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका तापीय प्रसार, ठीक है, ये हो जाएगा आपका भाई तापीय प्रसार। नेक्स्ट देखते हैं। जॉर्ज साइमन ओहा, जिन्हें सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, जॉन साइमन ओम, जिनके सम्मान के लिए हमारे पास ओम का नियम है, ये कौन से देश के निवासी थे? तो आपको बताना सिंपल है कि ओम साहब जो थे वो कौन सा देश के निवासी थे? तो एक स्पेन, पोलैंड, जर्मनी या रूस? तो आपको पता होना चाहिए जो ओम थे ये जर्मन थे, ठीक है, एक जर्मनी के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे ओम, जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने ओम का नियम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस परिघटना, प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रेरित का नाम क्या है जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसमान एक गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त करते हैं? हिम विभा, धुंधलेपन की स्थिति, ब्रिलोइन प्रकीर्णन, ढोलीय विरूपण? ठीक है, बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका हिम विभा, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका हिम विभा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिकी और खगोल विज्ञान में
उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के दो या अधिक घटकों एवं वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है? हिमविभव प्रभाव, ल्यूमेन प्रभाव, जीमैन प्रभाव या रमन इफेक्ट? कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी और जीमैन प्रभाव। ठीक है, इसका आंसर होगा जी जीमैन प्रभाव। देखो जितना भी क्वेश्चन आता है आप ना एक बार वीडियो को पॉज करके आप आराम से खुद से पढ़ के सोच के फिर आंसर देखकर फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? एक कौन सा नियम कहता है? एवोगाड्रो का नियम, ओम का नियम, वायल का नियम, चार्ल्स का नियम। देखिए ओम, वायल्स और चार्ल्स ऐसा कोई बात नहीं कहता है, ये कहता है आपका एवोगाड्रो का नियम। आपको सिंपल बताना है एवोगाड्रो नंबर कितना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9, एक दूसरे पर 120 डिग्री झुके जो दो दर्पणों का कुल कितनी छवियां बनेगी, यानी नंबर ऑफ इमेज क्या होगा जब दोनों एक दूसरे से कितना 120 डिग्री पे झुके होंगे तब। देखो आपको बता देते हैं सिंपल सा, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए आपको बस 1 मिनट के अंदर आपको क्लियर कर देते हैं। देखो मान लो एक मिरर ये है, ठीक है जी, एक प्लेन मिरर है, एक और प्लेन मिरर है। अभी दोनों के बीच जो एंगल है ये थीटा है, एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, और इसके बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दे तो आपको बता रहे नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, यानी प्रतिबिंबों की संख्या। आपको सिंपल बताना है प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देख लो सिंपल सी बात है, याद रखना प्रतिबिंबों की संख्या होगी 360/थीटा। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 360/थीटा। यानी जितना भी एंगल होगा उस एंगल को 360 से भागा दे देना है, 360 से भागा दे देना है। ठीक है, जितना भी एंगल होगा उसको 360 से क्या कर देना है? भागा देना है। ठीक है, 360 में उसको भागा दे देना है। अब आइए और दिखाते हैं आपको। देखिए एंगल है 120, तो आप एक 360 में भागा दीजिएगा कितना से? 120 से। तो 120 दिया 360, 12 36, तो कितना हो गया? 3। कितना हो गया भाई? 3। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3। एक बात और इसमें ध्यान देने वाली बात, मेन बात सुन लो। अब इसमें अगर यहाँ से 360 में थीटा अगर भाग देते और यहाँ पे आ जाता सम संख्या, मान लो 4 आता, 6 आता, 8 आता, 10 आता, कुछ सम संख्या आता, तो इसका जो आंसर होता फाइनल इमेज कितना बनेगा? तो 1 घटा देना था आपको, 1 घटा देना था। अगर मान लो कि थीटा रहता 90 डिग्री, 90 डिग्री रहता, तो आप क्या करते? 360/90, तो कितना हो जाता? 4। तो क्या ये आंसर हो जाता? नहीं, ये आंसर नहीं होता, इसमें हम 1 घटा देते हैं। क्यों 1 घटाते? क्योंकि ये सम संख्या है। तो फाइनल आंसर कितना होता? 3। फाइनल आंसर 3। अगर 6 आता, 6, तब 1 घटाते, फाइनल आंसर 5। सम संख्या रहे 1 घटाओ, विषम रहे वही आंसर होगा, कोई चेंज नहीं करना है। अब पॉइंट में रह गया तो पॉइंट के पहले जो अंक होता है वही उसका आंसर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन ए की 3। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। तापीय थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? ब्रोमीन, आर्सेनिक, गैलिस्टन या सेलेनियम? तो देखिए ताप थर्मामीटर में जो पारा के स्थान पर जो विकल्प के रूप में यूज करते हैं वो करते हैं गैलिस्टन का। ठीक है भाई, आगे निम्नलिखित में किसका गलनांक सबसे कम होता है? सबसे कम गलनांक किसका होता है? टीन, सीसा, जिंक या चांदी? सिंपल से बताना है सबसे कम गलनांक किसका होता है? तो मेरे भाई सबसे कम गलनांक होता है टीन का। ठीक है, सबसे कम गलनांक टीन का होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति यानी पावर 2 डायोप्टर है, तो यहाँ डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ क्या है? तो देखिए यहाँ पे डी का अर्थ है डायोप्टर, जो कि लेंस की शक्ति होती है। ठीक है, लेंस की शक्ति को हम लोग डायोप्टर से मेजर करते हैं। ठीक है भाई, तो ये डी का मतलब होता है डायोप्टर। ठीक है, तो इसका बस एक फॉर्मूला भी याद जरूर रखना। पी जो होता है कि लेंस की क्षमता निकालना है, पी होता है 100/f। 100/f, शर्त है एफ होना चाहिए सेंटीमीटर में, एफ होना चाहिए सेंटीमीटर में। अगर हो गया एफ मीटर में तो आप पी बराबर यूज करना 1/f। ठीक है, पी बराबर एफ करना 1/f कब? जब एफ हो मीटर में। तो इस फॉर्मूला को याद रखना, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, पी की जगह एफ कर दो, एफ जगह पी कर दो, बात बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। नेक्स्ट देखो,
निम्नलिखित में किसका अपवर्तक सूचकांक क्राउन ग्लास के निकटतम है? क्राउन ग्लास के निकटतम है, ठीक है, क्राउन ग्लास के निकटतम है। आपको एक और आंसर देना है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है, आपको पता है जरूर दीजिएगा कि भाई अपवर्त जो क्राउन ग्लास होता है, क्राउन ग्लास, क्राउन कांच, उसका अपवर्तनांक कितना होता है? सिंपल है, क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। और एक और कर दीजिएगा हीरे का अपवर्तनांक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो तो हीरा का होता है। आपको लिखना है नीचे वो कितना होता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपको होगा नीलम। नीलम का अपवर्तनांक जो है बिल्कुल क्राउन कांच के निकटतम होता है, दोनों लगभग सेम होता है, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नीलम। आपको आगे बताना है कि निम्नलिखित में से क्या रोधक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या रोधक नहीं है? सूखा कागज, कांच, पारा, एबोनाइट, कौन है जो कि रोधक नहीं है? तो आपको बताते हैं एबोनाइट। एबोनाइट जो होता है वो रोधक नहीं होता है, ठीक है, वो आपको रोकता नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन है जो कि असत्य है। बाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, बात सही है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, 100% सही है। पीतल 30%, जस्ता और 70% तांबे का मिश्रण है, राइट। दाब की वह मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है, एक कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट देख लो, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग होता है लगभग 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लगभग 350 मीटर पर सेकेंड, इसके आसपास चल जा सकते हैं। तो जनरली आपको अगर ये जो हवा में ध्वनि का वेग होता है वो 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 343 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ध्वनि का वेग जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, ठीक है, तो वो वेरी करता रहेगा आपका। तो आप लगभग मान लो कितना, 350 के आसपास, मतलब 343 मीटर पर सेकेंड, ओके। आइए नेक्स्ट, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन रेटिंग का आधार क्या होता है? रेटिंग का आधार किस आधार पर प्रदान की जाती है? विद्युत धारा, प्रतिरोध, शक्ति या वोल्टेज, ठीक है, किस आधार पर की जाती है? तो ये की जाती है विद्युत धारा के आधार पर, ठीक है, इसकी जो रेटिंग होती है वो विद्युत धारा के आधार पर की जाती है। अब जरा आगे बात कर लेते हैं एसएससी सीपीओ में जो 2019 में क्वेश्चन किया गया है, ठीक है ना, सीपीओ में जो क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, उसकी बात कर लेते हैं। पहला है, उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा होता है? इसको नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा होता है? घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, लोच या ईंधन चलित, कौन सा होता है? तो भाई वहां पे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम करता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप उस क्षेत्र को क्या कहेंगे जो वेग समय लेखा चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और दो समय सूचकों के बीच स्थापित है? दो समय सूचकों के बीच स्थापित है, तो इसे हम लोग कहते हैं विस्थापन, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये भाई डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट भाई, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है? समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है। वेग हमेशा वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है, करेक्ट है। वृत्त पिंड की चाल स्थिर होती है, पिंड का वेग अनवरत परिवर्तन होता है, या दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है? ऐसा नहीं है, दूरी सदैव विस्थापन के बराबर नहीं होगी जब कोई वृत्तीय गति करेगा। वृत्तीय गति करेगा, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तो ये होगा इसका विस्थापन और ये होगा दूरी, क्या दोनों सेम है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तो यह स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण परिपथ सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है? कौन सा उपकरण है जो कि विद्युत धारा के उपस्थिति का पता लगाता है? धारा माप यानी गैल्वेनोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर या बैरोमीटर या मैग्नेटोमीटर, ये कौन सा है? तो इसका आंसर है धारा मापी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर है जो कि विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रेटिना का कार्य क्या है? रेटिना का कार्य क्या है? प्रकाश ग्राही कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करना और यह तय करने के लिए मस्तिष्क को भेजना की छवि क्या है, ठीक है, स्पष्ट छवि के निर्माण के लिए लेंस के केंद्र बिंदु यानी फोकस को व्यवस्थित करना,
तीसरा है एक नियंत्रित रीति से आंसुओं को स्राव करने से आंख को अस्तिग्धता प्रदान करना। अत्यधिक प्रकाश से लेंस को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए पलकों द्वारा आंखें बंद करना। भाई ये तीनों काम नहीं है, ठीक है, रेटिना का ये काम है, तीनों काम रेटिना का नहीं है। तो यहाँ पे तीनों फॉल्स है, तो एक बचा ये आंसर है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं संघनन, ठीक है, इसे बोलते हैं संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गड़गड़ाहट और आकाशीय तड़ित की घटना के दौरान क्या होता है। आकाशीय तड़ित का पहले दिखाई देना या गड़गड़ाहट का पहले सुनाई देना बादलों की पृथ्वी के संदर्भ में दूरी और कोण पर निर्भर करेगा। आकाशीय तड़ित देखने से पहले गड़गड़ाहट सुनाई देती है, गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले आकाशीय तड़ित सुनाई देती है, गड़गड़ाहट सुनाई देते समय ही आकाशीय तड़ित की दिखाई देती है। देखिए इसका ऑप्शन सी होगा, जब भी बादल होता है गरजता है तो पहले आपका लाइट दिखाई देगा, क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है, तो पहले आपको रोशनी होगा फिर आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है। स्कैरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है। भौतिक विज्ञान, भूगर्भशास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, तो ये फिजिक्स का है, ठीक है, भौतिकी का है। स्कैरियन प्रभाव जो शब्द है ये भौतिकी का ही एक कार्यात्मक क्षेत्र से है। आगे देखते हैं यदि कांच की एक बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाए और ढक्कन के साथ सील करके फ्रीजर में रख दी जाए तो क्या होगा। तो भाई क्या होगा, ठीक है ना, कांच के एक बर्तन है जिसे ढक्कन के साथ बंद कर दिए और फ्रीजर में डाल दिए, तब क्या होगा। अंशतः बर्फ कांच की बोतल को फोड़ देगी, पानी के बर्फ जमने के बाद कांच की बोतल का भार बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। पानी जमने के बाद बोतल और वायुमंडल दबाव के कारण कांच की बोतल विकृत हो जाती है, तो इसका आंसर होगा अंशतः थोड़ा सा बर्फ है कांच की बोतल को क्या कर देगा, तोड़ देगा, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा उसका बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इस कारण से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। नेक्स्ट है युगल विरोधाभास के साथ जुड़ा है। युगल विरोधाभास के साथ क्या जुड़ा है। कण भौतिकी, जल गत्यात्मकता, सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। देखिए युगल जो विरोधाभास है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत के साथ जुड़ा है। आगे देखिए लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ को घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किस सिद्धांत पर आधारित है, आपको सिंपल बताना है किस सिद्धांत पर ये आधारित है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये जो है दोनों जो उपकरण है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये जो है वो आधारित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है। सूर्य ताप द्वारा, कैरियोलिस बल द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ये प्रभावित नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है लंबाई की एसआई इकाई यानी इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाई क्या है। लंबाई का एसआई यूनिट क्या है, तो भाई लंबाई का एसआई यूनिट होता है मीटर, ठीक है, लंबाई का एसआई यूनिट है मीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं हाइनरिख रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो, टेलीविजन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी थी। उसके सम्मान में एसआई इकाई को हर्ट्ज नाम दिया गया। किनके एसआई यूनिट को हर्ट्ज नाम दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि आवृत्ति का जो एसआई इकाई है वो हर्ट्ज होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक उसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है। किसका गलनांक शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ये था भाई इंड इस वीडियो का, क्योंकि अब इसके बाद क्यों चलेंगे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2019 का बात करें तो इसमें एक पार्ट आपको बचा है एमटीएस का पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो आपको
पूरा का पूरा एक सीरीज जितना भी बनेगा सारा अगर देख लीजिएगा तो एसएससी में फिजिक्स से कहीं से भी अगर क्वेश्चन आ गया तो आपसे एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, एक भी नहीं छूटेगा, या ध्यान रखना इस बात को। ठीक है भाई, तो ठीक है, तो आगे और नया अपडेटेड वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।